Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology MPCE 013 Easy Notes एक्सप्लेनेशन चल रहा है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है MAPC के। और आज हम 9th टॉपिक ऑनवर्ड्स कुछ न्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन में। जैसे आप ऑलरेडी इजी नोट्स में पढ़ रहे हैं, PDF फॉर्म में आपने लिया हुआ है, लेकिन आज इस टॉपिक से हम वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन करेंगे बिना किसी डिले के। सबसे पहले आपके सामने है इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसको हम पढ़ेंगे कि क्या होती है इंटरपर्सनल थेरेपी। डिफरेंट थेराप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में आपको पता चल रहा है इस पेपर में। तो आईपीटी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड टाइम लिमिट साइकोथेरेपी है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने पर फोकस करती है। जब हम प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि डिफरेंट थेरेपीज के बारे में आपने जाना है। सो फार आपने जाना ही है, पूरे सिलेबस में आपको पता है कि डिफरेंट थेरेपीज डिफरेंट पर्पसेस को सर्व करती हैं। सबका ऑब्जेक्टिव जो गोल है फाइनल एक ही होता है, ह्यूमन का जो डिस्ट्रेस है उसे कम करना, उसकी इमोशनल फंक्शनिंग को बेटर करना, इमोशनल रेगुलेशन लेके आना, उसकी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना, है ना, उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन उनके पीछे का जो कॉज है, जिस वजह से वो जिस रीजन से वो चीजें हो रही हैं, उन पर वर्क करने के लिए हमें थेरेपीज डिफरेंट डिफरेंट यूज करनी होती है। तो जो इंटरपर्सनल थेरेपी है ये ज्यादातर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एड्रेस करती है। सोशल फंक्शनिंग में अगर कोई इश्यू आ रहा होता है उस चीज पर भी वर्क करती है। Initially developed by Gerold Kellerman and Myrna Winisman in the 1970 to treat depression, IPT has since been adapted for various mental health conditions, including anxiety, eating disorder, trauma-related issues, etc. ये इस बिलीफ में वर्क करती है that interpersonal difficulties and poor social support are significant contributors to emotional distress and mental health issues। यानी कि अगर हमारे इंटरपर्सनल इश्यूज हैं, डिफिकल्टीज से हम सफर कर रहे हैं और हमें पुअर सोशल सपोर्ट मिल रही है, तो उनकी वजह से हम इमोशनल डिस्ट्रेस में जाएंगे या फिर हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज के अक्रॉस आना पड़ेगा। किन प्रिंसिपल पर ये इंटरपर्सनल थेरेपी वर्क करती है, जिसमें सबसे पहले तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ही फोकस में लाया जाएगा, क्योंकि इसका ये बहुत ज्यादा मानना है कि आपके जो रिलेशनशिप है वो बेटर चलने चाहिए लाइफ में, वरना प्रॉब्लम होती रहेगी। This focuses on the way an individual's relationship with other affect their mood and psychological well-being. It highlights the importance of healthy relationship in managing इमोशनल डिफिकल्टीज एंड एम्फेसाइजेस इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छा होने चाहिए जिससे कि आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकें, एक सोशल सपोर्ट टू वे बनती रहनी चाहिए, मतलब आप भी दूसरों को सपोर्ट करें और दूसरे भी आपको सपोर्ट करें, तो एक अच्छा एनवायरमेंट आपके अराउंड बना रहना चाहिए। उस चीज पर ये जो थेरेपी है फोकस करती है। ये टाइम लिमिटेड भी होती है, बहुत लॉन्गर नहीं चलती है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि जो रिलेशनशिप बेस्ड इश्यूज होते हैं उनको बहुत कितना लंबा आप स्ट्रेच करेंगे। कोई भी इन चीजों को जीवन भर लेके नहीं चलना चाहता, बल्कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होने चाहिए। तो 12 से 16 वीक्स में इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इससे भी शॉर्ट हो सकती है बेस्ड ऑन द इशू। और एक शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है। सेशंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिससे हम इंटरपर्सनल एरिया के स्पेसिफिक पॉइंट पर जो है लेकर चलते हैं, और जो उसके ट्रीटमेंट गोल्स होते हैं वो भी बहुत वेल प्लान्ड होते हैं। ये प्रेजेंट पे फोकस करती है, पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करती है, क्योंकि प्रेजेंट को लेंगे तभी आगे का सोच पाएंगे। सब कुछ तो नहीं लेके चल सकते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ लेके नहीं चला जा सकता। रोल ट्रांजिशन की बात करती है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी रीजंस आते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं, जैसे किसी का डिवोर्स हो जाना, जॉब का चला जाना, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो किसी तरीके का स्ट्रेस, आइसोलेशन, इमोशनल डिफिकल्टीज हमें दे सकते हैं। तो जो थेरेपी होती है वो इन्हीं सारी चीजों पर नेविगेट करती है कि जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, जो रोल हमारे बदलते हैं, उनमें अगर हम किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। साथ ही साथ ग्रीफ और लॉस पर भी ये फोकस करती है, क्योंकि यहाँ पर इनमें से किसी भी सिचुएशन में ग्रीफ और लॉस हम देखने को मिल सकता है हमें। तो ग्रीफ या लॉस किसी भी तरीके का अगर किसी पर्सन किसी भी फॉर्म में उसको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है तो उस पर भी ये थेरेपी वर्क करती है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट पे तो करती ही है, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की बात करेगी तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व तो करेगी करेगी। तो जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, फ्रेंडशिप, रोमांटिक इश्यूज, जो भी रीजन हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उन सब पर वर्क करती है। सोशल सपोर्ट पर इसलिए वर्क करती है क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं और हम दुनिया में रहेंगे तो लोगों के बीच तो रहेंगे ही। तो हमारे जब दूसरों के संग में अच्छे रिलेशनशिप होंगे तभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेटर हो पाएंगे। तो सोशल सपोर्ट को भी ये फोकस करती है। कैसे इसके जो प्रोसेस है आईपीटी का वो चलता है, 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले इनिशियल फेज जो कि शुरुआत में शुरू के 3 सेशंस तक चल सकता है। जो थेरेपिस्ट होता है वो इंटरपर्सनल इश्यूज को एड्रेस करता है, पहले जानने की कोशिश करता है कि है क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करने के साथ गोल्स भी सेट करता है
और क्लाइंट को बताता है कि कैसे आपको अपने इंटरपर्सनल डिफिकल्टी और इमोशनल डिस्ट्रेस के बीच के लिंक को आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि प्रॉब्लम क्यों है, किस वजह से है और क्या है, ये सब कुछ समझना होता है इनिशियल फेज में। फिर आता है मिडिल फेज, जो कि 4 से 12 सेशन में होता है। यहाँ पे थेरेपिस्ट एक्सप्लोर करता है उसके जो भी इंटरपर्सनल इश्यूज के रीजंस हैं उनको समझने की कोशिश करता है और असेसमेंट के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे असेसमेंट का प्रोसेस चलेगा तो रोल प्ले, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, कोपिंग मेथड, राइट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन सब पर वर्क किया जाता है जिससे उसके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए। लास्ट में आता है फाइनल सेशन, जो कि टर्मिनेशन का फेज होता है, जहां पे हम ये देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि कितना हमारे क्लाइंट ने गेन किया, क्या उसकी प्रोग्रेस हुई, किस तरीके से वो पहले से प्रिपेयर हुआ है, रिपेयर हुआ है, कितनी चीजें उसमें बदली हैं, तो वो हम टर्मिनेशन फेज में देखते हैं। इफेक्टिवनेस की बात करें तो काफी सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर या रिलेशनशिप इश्यूज जो भी होते हैं, ये सब इनको रिजॉल्व करने में ये जो थेरेपी है हेल्प करती है आईपीटी, और बहुत ही इफेक्टिव है। शॉर्ट टर्म है तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत बन जाती है ये, क्योंकि शॉर्ट टर्म थेरेपीज की ही अब रिक्वायरमेंट होने लगी है। बहुत लंबा टाइम तक कोई भी पर्सन अपने इमोशनल डिस्ट्रेस को लेके नहीं चल सकता, तो वो चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, इसीलिए आईपीटी एक बेनिफिशियल थेरेपी होती है। लगभग इसी के जैसी लगने वाली और दिखने वाली थेरेपी है जिसका नाम है फैमिली थेरेपी। ये भी उन सब चीजों पर ही ज्यादातर वर्क करती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका फोकस लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि नाम है फैमिली थेरेपी तो फैमिली के अराउंड ही चीजें चलती हैं। लेकिन आप ये सोचिए, एक फैमिली के अंदर चलने वाले इश्यूज की भी कोई कमी नहीं है, वहां भी इतने इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकते हैं, तो वहां पे ये फैमिली थेरेपी कैसे वर्क करती है, ये कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, और फैमिली सिस्टम में किसी भी तरीके की डिसफंक्शनिंग है जिसकी वजह से फैमिली के बीच में कोई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट हो गए हैं, एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चीजें पहले अच्छी चलती थी, उन सबको रिजॉल्व करने की फैमिली थेरेपी की हेल्प से कोशिश की जाती है। ये फैमिली को एक इंटरकनेक्टेड यूनिट की तरह देखती है, जहां पर हर पर्सन का बिहेवियर, एटीट्यूड दूसरे को अफेक्ट करता है। फैमिली थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, जिसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बिहेवियरल इश्यूज इन चिल्ड्रन और एडोलेसेंट, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, फैमिली क्राइसिस, बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने अभी आपसे कहा। अगर एक फैमिली के अंदर देखें कि क्या क्या इश्यूज पॉसिबल है तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, तो वो सारे इश्यूज को यहाँ पे ये कवर करती है। फैमिली थेरेपी में कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, सिस्टम थ्योरी अप्लाई होती है। फैमिली थेरेपी इज बेस्ड ऑन द सिस्टम थ्योरी विच सीज फैमिलीज एज system made up of interrelated parts. A change in one member can affect the entire family dynamics and the therapist works to address the family as a whole rather than focusing on individual. मतलब किसी एक पर्सन के बिहेवियर की वजह से पूरी फैमिली पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके कनेक्ट करेंगे, जैसे कोई एक फैमिली है जिसमें जो एक कोई मेल मेंबर है मान लेते हैं, वो बहुत ज्यादा, या हेड ऑफ द फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल एडिक्टेड है, ड्रग एडिक्टेड है, ऐसा कुछ भी बिहेवियर है जो उनकी फैमिली को हर तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है। बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, फैमिली की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, लोगों का आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अब्यूजिव बिहेवियर है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो ले लिया है मैंने। तो यहाँ पे सिस्टम थ्योरी कैसे फॉलो होगी कि हम केवल उस पर्सन पर ही वर्क नहीं करेंगे जो ड्रग एडिक्टेड है, जो अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन करता है, हम यहाँ पे पूरी फैमिली को लेके चलेंगे कि आपको भी उस पर्सन की हेल्प करनी है उन चीजों से बाहर आने में, राइट। तो सिस्टम थ्योरी इसी चीज पे फॉलो करती है कि फैमिली एक है, इट इज एज अ होल, इसको पूरा यूनिट लेके हम चलते हैं। कम्युनिकेशन पैटर्न, डिसफंक्शनल कम्युनिकेशन जो होता है किसी भी फैमिली में बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन में लैक कर रहे हैं, तो बात ही नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात कर दे रहे हैं जिससे सब बात ही खराब हो जा रही है। तो ऐसे में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ अनहेल्दी कम्युनिकेशन पैटर्न हो रहे हैं, जिसमें कि पुअर लिसनिंग हो सकता है, ब्लेम करना, एक दूसरे पर चीजों का इल्जाम लगाना, और इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करना भी एक पार्ट हो सकता है। तो इस चीज पर भी फैमिली थेरेपी में वर्क किया जाता है। फैमिली रोल्स भी देखे जाते हैं कि हर पर्सन का फैमिली में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोई हमें वहां पे फीड कराने वाला होता है, तो कोई पर्सन जो होता है वो किसी और चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है, तो हर पर्सन अपना रोल कितने अच्छे तरीके से निभा रहा है, राइट। इसको समझने के लिए हम फैमिली रोल्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली थेरेपी। कितना वो अपने रोल के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या उनका सपोर्ट है फैमिली में, ये सब चीजों को समझा जाता है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो खैर है ही, जब फैमिली की बात आ गई है तो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट को तो यहाँ रिजॉल्व करा ही जाएगा, उसके लिए उनके व्यूज लिए जाते हैं,
उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है और सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। किस किस तरीके से फैमिली थेरेपी अप्लाई की जा सकती है? एक तो स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी हो गई, ये जो है वो सैल्वाडोर ने क्रिएट की थी। एसएफटी फोकसेस ऑन चेंजिंग द फैमिली स्ट्रक्चर बाय मॉडिफाइंग द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर। जो फैमिली रोल है, हायरार्की है, बाउंड्रीज हैं, इनको इनका एक स्ट्रक्चर बना के, सबके रोल्स डिसाइड करके, डिफाइन करके, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जब चीजें चलती हैं तो उसको हम स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी का नाम देते हैं। वो ये फैमिली के स्ट्रक्चर की बात करती है कि कौन कहाँ पर फिट है, किस रोल में किसका काम क्या होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी, ये जो थेरेपी है ये फोकस करती है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है फैमिली के बीच में या लोगों के बीच में, तो उसको हम कैसे करेंगे। मतलब प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिक में हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं कि हमें किस चीज पे वर्क करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। द थेरेपिस्ट में गिव टास्क टू फैमिली मेंबर्स टू एनकरेज चेंज इन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज जो मुरे बोवन ने क्रिएट की थी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बोवन फैमिली सिस्टम थेरेपी। दिस मॉडल एम्फेसाइजेज अंडरस्टैंडिंग intergenerational family dynamics. It encourages family members to gain insight into the emotional functioning of the family and how past pattern influence present behavior. ये कॉमन चीज है जो हम सभी ने फैमिली में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू तो एक्सपीरियंस की ही होगी कि जहां पर बहुत एजेड पर्सन होते हैं वो अपनी एक जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के संग में एडजस्ट नहीं कर पाते, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ये जो फैमिली सिस्टम थेरेपी है बोवन की गिवन, इसमें वो यही चीज समझाते हैं कि आपको प्रेजेंट आपका जो भी सिस्टम है चीजों को करने का, वो नेक्स्ट जनरेशन पर फिट नहीं होगा, तो आपको उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन करना है ये इसके थ्रू हम समझ पाते हैं। फैमिली थेरेपी के बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत फायदे की है ये फैमिली थेरेपी, क्योंकि इसमें फैमिली से एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। इसके लिए जो थेरेपिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना किसी की फैमिली में घुस के उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना इट्स अ बिग टास्क। तो उसे करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। इफेक्टिव अप्रोच है, अगर कोई भी पर्सन इसको ऑप्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको अच्छे रिजल्ट्स आगे चल के मिलेंगे। लेकिन इसकी एक वीकनेस भी है जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं है, वो ये है कि यहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन हमें चाहिए। अगर कोई भी पर्सन फैमिली थेरेपी में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है तो फिर वहां पे डिफिकल्टीज आएंगी। ऐसा नहीं कि वो कम हो नहीं सकता, मगर डिफिकल्टीज का रेट बढ़ जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टर्मिनल इलनेस, इसको अभी हम कवर करेंगे। टर्मिनल इलनेस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो हमें ये बताती है कि किसी भी पर्सन की इलनेस जो है वो धीरे धीरे उसके वर्स्ट स्टेज में जा रही है। आपने किसी न किसी के बारे में ऐसा सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कहीं वीडियो देखा होगा कि कोई पर्सन जिसकी कोई भी प्रॉब्लम जो है, इश्यू है, जो वो अराइज हुआ, पता चला, आइडेंटिफाई हुआ मेडिकल इश्यू, उसके बाद वो वर्स होता चला गया और एक दिन वो पर्सन इस दुनिया से चला गया। तो जो टर्मिनल इलनेस है वो यही दिखाती है that is expected to lead to death within a short period, typically within 6 months or less। जब किसी पर्सन को पता चलता है कि उसको कैंसर की लास्ट स्टेज है और उसके बाद कुछ ही मंथ्स में पता चलता है कि वो पर्सन दैट पर्सन इज नो मोर, तो ऐसी कंडीशन को हम टर्मिनल इलनेस कहते हैं। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स कंडीशन सच एज एडवांस कैंसर, एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर, जो डेथ से पहले, थोड़ा पहले ही चीजों का आइडेंटिफिकेशन हो पाता है, जिसमें हम देखते हैं कि पर्सन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस स्टेट पर होता है। टर्मिनल इलनेस में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं? एक तो इसमें प्रोग्रेसिव डिक्लाइन है। ये वर्ड जो है ना अपने आप में कंफ्यूजन करने वाला है कि प्रोग्रेस है या डिक्लाइन है। प्रोग्रेसिव डिक्लाइन का मतलब ये हो गया कि डिक्लाइन ही कॉन्टिन्यूअस है, डिक्लाइन रुक नहीं रहा है। डिक्लाइन अगर ग्राफ की तरह से समझाने की कोशिश करूं तो जो डिक्लाइन है वो बस जाता ही चला जाएगा, वो किसी भी पॉइंट पर ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है, या ऐसे ऐसे नहीं कि कहीं पर भी हमें उसमें कुछ ग्रोथ दिखे, नहीं, वो जिगजैग नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन है, जिसे हम प्रोग्रेसिव डिक्लाइन कहते हैं। और इसके सिम्टम्स वर्स होते चले जाते हैं, पर्सन की इलनेस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग रुक सकती है, उसकी फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं, उसको हम प्रोग्रेसिव डिक्लाइन कहते हैं। टर्मिनल इलनेस में इरिवर्सिबल होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ग्राफ नीचे जा रहा है तो वो रिकवरी का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता। टर्मिनल इलनेस में कोई भी क्योर नहीं होता, मेडिकल इंटरवेंशन जो होते हैं बस वो किसी तरीके से सिम्टम्स पे मैनेज करते हैं लोगों को, और लाइफ सर्वाइवल पे पर्सन चलता है। एंड ऑफ लाइफ केयर, टर्मिनल इलनेस के अक्रॉस जब कोई पर्सन आता है तो उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है कि वो किसी भी तरीके से इस डिसीज से बच जाए, लेकिन ऑलमोस्ट ये लाइफ का एंड होता है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट क्या है? अ टर्मिनल डायग्नोसिस ऑफ्टन brings significant emotional challenges including feeling of fear, anxiety, sadness and depression।
जब टर्मिनस इलनेस के अक्रॉस कोई भी पर्सन आता है तो वो पर्सन बहुत ज्यादा, अगर उसको अपनी बीमारी का पता चल जाए, आप सोच के देखिए किसी पर्सन को ही पता चल जाए कि कुछ टाइम के बाद वो जाने वाला है, तो क्या हालत होगी उसकी, है ना। तो ऐसे में उसको बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी उस टाइम पर हो जाते हैं। ये एक लाइफ लिमिटिंग कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन इमोशनल सपोर्ट देने वाले जो क्लोज पर्सन होते हैं ना, वो खुद भी जो है वो डिफिकल्टी में आ जाते हैं, मेंटल इश्यूज से सफर करने लग जाते हैं, क्योंकि सभी के लिए एक ऐसा फेज होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज साइकोथेरेपी विद पीपल इन मिडिल अडल्टहुड। मिडिल अडल्टहुड का फेज कौन सा होता है? आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर पढ़ा था बहुत अच्छे से, और लाइफ स्पेन डेवलपमेंट वो था, तो आप जानते हैं कि मिडिल अडल्टहुड कौन सा होता है। अडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है अराउंड 21 ईयर्स के अराउंड, और इसको काउंट किया जाता है ओल्ड एज आने से पहले का सारा फेज अडल्टहुड ही है। वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो हम 21 से 32 5 तक के लोग देखते हैं, यंग फेज होता है, वो प्री अडल्टहुड में आते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें लाइफ में बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में, फिजिकल इश्यूज के केस में, ये हो जाता है हमारा मिडिल अडल्टहुड। और वो जो ओल्ड एज के बहुत करीब होता है वो फेज, वो कहलाता है पोस्ट अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड जिसे आप कहते हैं। तो हम यहाँ पे मिडिल अडल्टहुड में बात करेंगे कि साइकोथेरेपी किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं। और वैसे ये जो फेज होता है ना, इसी में साइकोथेरेपी ज्यादा लोग लेते हैं। ये जो 21 किससे 32 33 वाली लाइफ होती है, तो ये तो यंग ही होती है, इन्हें तो इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, सब चीजें लाइफ में पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव ना भी हो पर एक मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी तो रहती ही है। पर धीरे धीरे मिडिल अडल्टहुड तक आते आते एनर्जी का भी डिक्लाइन होने लगता है। बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर लिए होते हैं, नहीं तो चैलेंजेस के क्रॉस आ रहे होते हैं। तो खैर जो भी ये फेज है, हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पे नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पे बात करनी है। तो साइकोथेरेपी विद पीपल इन मिडिल अडल्टहुड फोकसेस ऑन एड्रेसिंग द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग दिस लाइफ स्टेज, typically defined as ages 40 to 65. Individuals in middle adulthood often experience significant life transitions. इन्होंने यहाँ पे 40 to 65 मेंशन किया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी किसी तरीके से उसको मेंशन कर देता है, आप मान के चलिए कि जितना आपका अडल्टहुड का फेज है उसका बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट। इंडिविजुअल्स इन मिडिल अडल्टहुड ऑफ्टन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट लाइफ ट्रांजिशन। क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं? करियर में शिफ्ट्स आते हैं लोगों के इस एज में, एम्प्टीनेस सिंड्रोम को वो एक्सपीरियंस करते हैं। एम्प्टीनेस सिंड्रोम तो खैर बहुत एंड में करते हैं जाके, बल्कि ये जो है लेट अडल्टहुड में ही ज्यादा नजर आता है। ये इसका मतलब ये होता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम का, कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, और ये जल्दी ही हो जाता है। आप देखिए अगर 50 ईयर के या आप 45 ईयर्स के अबाउट अबाउट अगर किसी के बच्चा जो है वो 11th-12th में आ गए हैं, राइट, तो 1-2 साल में वो अपनी जॉब के लिए, अपनी फर्दर स्टडीज के लिए चले जाते हैं। तो पेरेंट्स कैसा फील करते हैं कि उनका जो नेस्ट है वो एम्प्टी हो गया है, तो उसी से बना है एम्प्टीनेस सिंड्रोम। और कंसर्न्स अबाउट एजिंग एंड मोर्टेलिटी, दीज ट्रांजिशन कैन लीड टू इमोशनल डिस्ट्रेस, आइडेंटिटी स्ट्रगल, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या कॉमन इश्यूज होते हैं मिडिल अडल्टहुड में जिन पर साइकोथेरेपी बाद में यूज होगी? मिड लाइफ क्राइसिस, ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे पर्सन अपनी चॉइसेस पे क्वेश्चन करता है, जरूर करता है। हर पर्सन ये सोचता है, क्या मैंने वो जॉब सही चुनी? अगर मैंने वो ना चुनी होती तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता। क्या मैंने सही पार्टनर चूज किया? क्या मैं सही कॉलोनी में रह रहा हूँ? क्या मेरी लाइफ में ये सब चीजें, वो क्वेश्चन करता है खुद से। तो वो एक टाइप ऑफ क्राइसिस फील करता है, डिससेटिस्फेक्शन उसको आता ही आता है। डिससेटिस्फेक्शन होने की वजह से उसको एंग्जाइटी और रिग्रेट भी फील हो सकता है। अब ये सबके साथ नहीं होता है मिड लाइफ क्राइसिस, मैक्सिमम केसेस में होता है। रिलेशनशिप चेंजेस, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि इस एज पे आते आते डिवोर्सेस हो जाएं, या फिर कोई ऐसा हो कि कोई फैमिली पर्सन है जो डिपेंडेंट हो जाए उन पर, कुछ ऐसे सिचुएशन होने की वजह से रिलेशनशिप डायनामिक्स बदलते हैं। और हेल्थ कंसर्न, जैसे मैंने बताया कि फिजिकल हेल्थ जो होती है वो अब उतनी एक्टिव नहीं रह जाते, चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं इस टाइम पर। साइकोथेरेपी में कौन कौन सी वो अप्रोचेज हैं जिनको फॉलो किया जाता है? सीबीटी तो है ही एक, जो बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करती है, क्योंकि डिप्रेशन के क्रॉस पर्सन आता है, एंजाइटी को एक्सपीरियंस करता है, तो ये सब चीजों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जहां पर पर्सन चीजों को लेकर कंफ्यूजन में आता है, कि वो अपने बारे में कंफ्यूज रहता है, अपनी लाइफ चॉइसेस में कंफ्यूज रहता है, तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वहां पे काम करती है कि कैसे वो अपने एग्जिस्टेंस को लेकर जो भी उसको डाउट्स है ना, वो सारे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी आपने अभी पढ़ी है, तो आपको पता है कि ये रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। साइकोथेरेपी फॉर पीपल इन मिडिल अडल्टहुड प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सपोर्ट फॉर मैनेजिंग लाइफ ट्रांजिशन। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं
जिनको पर्सन इन थेरेपीज की हेल्प से सॉल्व कर सकता है। तो आइए एक और टॉपिक को कवर कर लेते हैं, विच इज रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग एंड काउंटर कंडीशनिंग। छोटा टॉपिक है ये, इसको भी हम कवर कर लेंगे। वैसे आज मैं 4 ही करने वाली थी, बट मैंने अभी देखा कि टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, तो क्यों ना एक टॉपिक और फटाफट से कवर कर लेते हैं। रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, 2 टाइप की पढ़ेंगे, ये अलग है और ये अलग है। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में सुना भी है, जानते भी होंगे, 100% श्योर हूं मैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्डेंट आ गया तो अगर नहीं पता है कि वो उसी का नाम है, तब आपको आंसर लिखने में डिफिकल्टी आएगी। वरना क्लासिकल कंडीशनिंग में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि चीजें क्या होती हैं। एक तो ये पढ़ेंगे और दूसरा काउंटर कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस टू इवोक अ रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप इवान पेवलोव की जो पूरी डॉग वाली थ्योरी है, जिसमें डॉग को वो फूड देते हैं, सेलिवेशन का प्रोसेस होता है बेल बजाने पर, वो पूरी स्टोरी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, क्योंकि वो क्लासिकल कंडीशनिंग की ही थ्योरी है। उसी से क्लासिकल कंडीशनिंग को डिफाइन किया गया था, राइट। तो इवान पेवलोव ने जो डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी हेल्प से वो इन 4 टर्मिनोलॉजी को स्टेट कर पाए। यहाँ नीचे भी लिखी है, तो मैं ये यहाँ पर भी है, पर मैं यहाँ पे एक बार इसको कवर करके फिर आगे बढ़ूंगी। द फूड इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट नेचुरली ट्रिगर सेलिवेशन। तो सेलिवेशन का प्रोसेस क्या हो गया? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। And after repeated pairing, the bell, which is a neutral stimulus, alone could trigger salivation, जिसको हम conditioned response कहते हैं। तो इसके अंदर 4 टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ये याद रखिएगा। वैसे पता होंगी आपको, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। पहली है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस से शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। अ स्टिमुलस दैट नेचुरली ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग, जैसे कि फूड कॉजिंग सेलिवेशन, फूड की वजह से जो सेलिवेशन होता है वो एक अनकंडीशनड है। देन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द यूसीएस, यानी जो सेलिवेशन हुआ फूड में वो हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया, और जो फूड था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था। सॉरी, स्टिमुलस वर्ड था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फूड जो है वो स्टिमुलस होगा, क्योंकि उस स्टिमुलस की वजह से रिएक्शन आ रहा है, और सेलिवेशन का होना एक प्रोसेस है, तो वो एक रिस्पॉन्स हुआ, राइट। तो ये 2 चीजें हो गई। फिर कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड स्टिमुलस वो होगा जिसने वो कंडीशन क्रिएट करी, मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो बेल थी इस स्टोरी में, उस बेल की वजह से तो सारी कहानी बनी। अगर वो बेल बजती थी तो वो डॉग आता था, फिर वो फूड को देखता था। तो ये कंडीशनड स्टिमुलस है जिसने वो कंडीशन क्रिएट करी। और कंडीशनड रिस्पॉन्स वो है जब केवल बेल बजने पर भी हमने देखा कि सेलिवेशन का प्रोसेस होने लगा, तो वो सेलिवेशन जो बेल की वजह से हो रहा था वो कंडीशन रिस्पॉन्स में आ जाएगा, राइट। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम इस थ्योरी में समझते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, इट इज रिपीटेडली पेयर्ड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस अंटिल द न्यूट्रल स्टिमुलस अलोन ट्रिगर्स द कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज मत होइएगा। एक्विजिशन का मतलब होता है ट्रायल कराना, डिफरेंट ट्रायल्स यहाँ पे कराए जाते हैं। जब बार बार हम ऐसा करते हैं, एक्विजिशन होता है उन चीजों का, तब कहीं जाके वो प्रोसेस में चीजें हो पाती हैं। एक्सटिंक्शन, अगर हम उस काम को ना करें, इसका ऑपोजिट हो गया, यानी बेल ना बजाएं, अब फूड भी ना आए, तो एक पॉइंट के बाद जो वो डॉग था वो सेलिवेशन का प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। तो एक्सटिंक्शन भी यहाँ पे वर्क करता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अगर एक्सटिंक्शन कर दें हम, लेकिन वो एक्सटिंक्शन का जो पीरियड है वो छोटा हो, मतलब हमने जो बेल बजाने वाला प्रोसेस बंद कर दिया, तो डॉग ने भी वहां पे फूड के टुवर्ड सेलिवेशन बंद कर दिया। अब अगर ये काम हम कुछ दिनों में फिर से शुरू कर दें तो फिर से सेलिवेशन होने लगेगा। लेकिन ये काम अगर हम साल भर के बाद करेंगे तो सेलिवेशन जल्दी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है कि हम जितना क्विक उस काम को दोबारा करते हैं, उतना जल्दी वो चीजें वापस से हो जाती हैं। और ये केवल इस एक्सपेरिमेंट के केस में नहीं है, आप जनरली भी तो देखिए, आपने किसी टॉपिक को पढ़ा तो आपका माइंड जो है वो उस टॉपिक के अबाउट अराउंड होने लगा, आप उससे कनेक्ट करने लगे, चीजें आपको समझ में आने लगी। लेकिन अगर आपने उसकी जो लर्निंग है वो छोड़ दी, बंद कर दी, और बहुत लंबे टाइम के बाद आप करेंगे, तो आपको लगेगा आप एक ब्लैंक बुक लेके सामने बैठे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। देन जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये डिफ्रेंशिएट कर पाना कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो चीजें पहले जैसी होती थी उसी के हिसाब से हो रही है, हम जनरलाइज कर पा रहे हैं, और क्या अंतर है दोनों में, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो फोबियाज होते हैं। अ पर्सन माइट डेवलप अ फोबिया इफ अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद अ ट्रॉमेटिक इवेंट। जैसे कोई भी जैसे किसी पर्सन ने पहाड़ों पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया, कोई एक्सीडेंट एक्सपीरियंस किया किसी और का या अपने फैमिली मेंबर का, तो अगर वो सिमिलर सिचुएशन में भी होगा ना, भले ही वो सेम उसके लिए एग्जैक्ट जगह नहीं है,
लेकिन वो ट्रॉमा से एसोसिएट कर लेगा खुद को। एडवर्टाइजिंग, ब्रांड्स यूज दिस बाय एसोसिएटिंग देयर प्रोडक्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और इमोशंस। जैसे आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में कोई भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो जब हमें बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ पक्का ये इस चीज को यूज करते होंगे, पक्का ये शैम्पू इन्होंने यूज किया होगा इसीलिए इनके बाल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, चाहे वो कैसे भी किए गए हो, कितना भी आर्टिफिशियल उस चीज को बनाया गया हो। तो एसोसिएशन की हेल्प से हमारा इंटरेस्ट उस चीज में आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे काउंटर कंडीशनिंग की। काउंटर कंडीशनिंग is a therapeutic technique used to replace an undesirable response with a more desirable one by pairing the stimulus that triggers the unwanted response with a more positive or neutral stimulus। इसको इस लाइन से ज्यादा इजी समझा सकती हूँ मैं आपको, वो इस तरीके से कि जैसे किसी पर्सन को किसी चीज का डर होता है, तो उसका डर निकालने के लिए हम उसको उस डिफिकल्ट सिचुएशन में तो लेकर जाएं, लेकिन वहां पे कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें। तो अब जब वो पर्सन उस सिचुएशन में आए तो उसको ये लगे कि नहीं, जो मैं पहले सोच रहा था वो चीजें उतनी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पर्सन अगर ड्राइविंग नहीं जानता है, स्कूटी चला नहीं जानता है, बाइक साइकिल नहीं चला जानता है, छोटा बच्चा, उसको डर लगता है, तो छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, हम उसको सपोर्ट वाली साइकिल दे देते हैं। तो अगर उसको पहले ये लगता है कि साइकिल चलाने से मैं गिर सकता हूँ, अब उस सपोर्ट की वजह से उससे क्या लगेगा कि नहीं ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो उसका माइंड रेडी हो जाएगा। यानी हमने कंडीशनिंग को काउंटर किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से अब इस लाइन को समझिएगा तो आपको समझ में आएगी। ऐसी थेरेपेटिक टेक्निक है जो अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स को किसी डिजायरेबल रिस्पॉन्स के संग कनेक्ट करके, पेयर करके क्रिएट की जाती है। द स्टिमुलस दैट ट्रिगर्स द अनवांटेड रिस्पॉन्स विद अ मोर पॉजिटिव और न्यूट्रल स्टिमुलस। जो पहले उसको साइकिल से बैलेंसिंग का डर था, अब उसमें 4 व्हील्स वाली साइकिल चलाने की वजह से वो डर चला गया, तो हमने कुछ पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट किया। इट इज कॉमनली यूज इन बिहेवियर थेरेपी टू ट्रीट फोबिया, एंग्जाइटी, किसी भी मैलएडेप्टिव बिहेवियर को रिमूव करने में ये यूज होती है। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि कोई पर्सन है जिसको डॉग से डर लगता है। काउंटर कंडीशनिंग में इन्वॉल्व पेयरिंग द प्रेजेंस ऑफ अ डॉग विद पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस सच एज गिविंग द पर्सन ट्रीट्स और इंगेजिंग इन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज व्हाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अ डॉग। मतलब जिसको डॉग से डर लगता है वो डॉग के अराउंड ही रहे, लेकिन उसको वहां पे एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे उसको डर ना लगे। दिस एसोसिएशन हेल्प्स रिप्लेस द फियरफुल रिस्पॉन्स विद अ रिलैक्स्ड और पॉजिटिव वन। जब बार बार ये चीजें उसके सामने आएंगी तो उसकी डिफिकल्टी दूर होगी। काउंटर कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस की बात करें, कहाँ कहाँ यूज होती है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, आप जानते हैं क्या क्या होता है ये। यहाँ पे फोबियाज को रिमूव किया जाता है, सिमिलर सिचुएशन में ले जाके हायरार्की में लेके जाया जाता है धीरे धीरे, और पर्सन ग्रेजुअली एक्सपोज होता है उस फियरफुल सिचुएशन के अराउंड, जिससे उसका डर खत्म होने लगता है। अवर्जन थेरेपी में यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं जिससे पर्सन का जो आउटकम है वो पॉजिटिव आए, लेकिन जो उसको सिचुएशन मिल रही है वो डिफिकल्ट है। जैसे बच्चा थम सकिंग बहुत ज्यादा करता है, तो हम चाहते हैं उसकी हैबिट छूट जाए, तो क्या करा, उसके थम में कुछ चिली लगा दी या कुछ ऐसी चीज लगा दी जिससे जिसका टेस्ट उसे पसंद नहीं है। तो सिचुएशन तो उसके सामने फिलहाल डिफिकल्ट हो गई, लेकिन उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आएगा। अवर्जन में ये चीज हम फॉलो करते हैं। इसके प्रोसेस में पेयरिंग और रेपिटेशन की जरूरत होती है। पेयरिंग मतलब एसोसिएट करना, जिस चीज से आपको डर है उसके संग आपकी पेयरिंग होगी, और रिपीटेशन, उस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा बार बार, तभी आप जो है काउंटर कंडीशनिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। डिफरेंट एनिमल फोबियाज के केस में भी इसको अप्लाई किया जाता है काउंटर कंडीशनिंग को, और डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्सेज में भी ये चीजें हेल्प करती हैं। जैसे किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ बैठना भी पसंद नहीं है, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें वो उसके साथ बैठे, भले ही वो दोनों साथ ना बैठे और भी लोग हों, लेकिन धीरे धीरे उसको उसकी प्रेजेंस से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, और एक एंग्जाइटी जो उसको सामने उसके वजह से होती है वो होनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे काउंटर यूज की जाती है। तो रिस्पॉन्डेंट हो चाहे काउंटर कंडीशनिंग हो, दोनों ही थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस हैं जिनका हम यूज करते हैं। आज हमने डीडीपी की बात एक जगह जिक्र किया था, आज किया था या फिर प्रीवियस वीडियो में किया था, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होती है। वहां तो जिक्र ही हुआ था केवल। तो डायरेक्ट डेवलपमेंटल साइकोथेरेपी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे। आज हमने एक टॉपिक एक्स्ट्रा कवर किया है, विच इज गुड। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।